सूफी मोहम्मद कौसर हसन मशीदी जी भी हैं और सूफी खानका एसोसिएशन की ओर से आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि देवबंद से एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है और एटीएस भी नजर बनाई हुई थी और बताया जा रहा है कि काफी संदिग्ध चैट भी उनके जो मोबाइल के है उसमें से मिली हुई है। बहुत सारी चीजें जो है सामने आई है। जांच अभी विस्तार से चल रही है यूपी एटीएस की ओर से भी और एनआईए की ओर से भी। सवाल ये उठता है कि आखिर मदरसों से ऐसे बच्चे बाहर क्यों आते हैं? क्या ऐसा पढ़ा दिया जाता है? कौन सी ऐसी तालीम दे दी जाती है? किस तालीम के तलबगार बन जाते हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं मदरसों पर भी। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न है और उसको गंभीरता के साथ समझना चाहिए और उसका जवाब भी जो है सुनना चाहिए। देखिए, ये वही मदरसे हैं जहां 1857 की जंग आजादी के लिए वतन से लड़ने के लिए मुजाहिदीन तैयार हो रहे थे और आज ऐसा क्या हो गया कि इन्हीं मदरसों से वतन के खिलाफ आवाज उठाने वाली आवाजें निकल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1857 से लेकर के 2022 तक यानी लगभग 150 से ऊपर जो साल गुजरे हैं, इस पे कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें गड़बड़ हुई है। और वो ऐसी कौन सी चीजें गड़बड़ हुई हैं कि जिसके कारण जो गलत चीजें सामने आ रही हैं, तो उस पर ध्यान देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। तो जहां तक हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष ये निकला है कि जो एक अंग्रेजी साजिश के तहत, अंग्रेजों की साजिश के तहत जो पाठ्यक्रम बदलवाया गया था और उन पाठ्यक्रम में किताबों में ये लिखवा दिया गया, फतवे इस बात के दिए गए कि हिंदुओं को होली की और दिवाली की मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाता है और हिंदू काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनको मारने से जन्नत मिलेगी और ये होगा वो होगा। तो ये जिस तरीके से ये फतवे लिखे गए, उस दौर में दो बड़े मशहूर मुल्ला गुजरे थे, उन्होंने अपने फतवों की किताबें लिखी थी। उन किताबों में इस तरीके से बातें लिखी गई थी। आज विडंबना इस बात की है कि आम मुसलमान जो अपने असलाफ, अपने पूर्वज हैं, जो अपने सूफी बुजुर्ग हैं, उनकी बातों पर न चलते हुए इन मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों को, इनके लिखे हुए फतवों को ही अपना आदर्श मान लेता है। और यही वजह है कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं और उसकी वजह से गड़बड़ियां सामने, ताकि पहले जो चीजें बेहतर हो चुकी हैं उन पर भी सवाल न उठ सके। कौसर साहब, आप बताइए, क्या घर से शुरुआत होती है? क्योंकि पहली शिक्षा कहते हैं हमारे यहाँ पर कि माँ और पिता देते हैं, माँ पहली गुरु होती है हमारी। क्या घर में भी कुछ ऐसी चीजें समझानी चाहिए? जो मदरसों में बच्चे जाते हैं, क्या उनके माता पिता को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की किसी वारदात में, किसी चीज में ना फंस सके? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी हैं जहां पर जो आतंकी होते हैं वो अपने चीजों में बच्चों को उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए न जाने कौन सा लालच देते हैं। तो ऐसे में क्या माता पिता को नजर अपने बच्चों की गतिविधियों पर रखनी चाहिए? देखिए, आज जो माता पिता हैं वो कल बच्चे थे और उनके माता पिता परसों बच्चे थे और उनके माता पिता उससे पहले वाले कल परसों में बच्चे थे। और ये तो समस्या 150 साल से ज्यादा पुरानी है ना, कि जो जिस तरीके से चीजों को घालमेल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो आज चीजें आ रही हैं, वो चीजें वो बहुत पहले से आ चुकी है। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पारिवारिक मामले इस तरीके से हो चुके हैं, क्योंकि अगर पारिवारिक मामले ऐसे ना हो तो अक्सर मोहल्लों टोलों में आपस में सांप्रदायिक संघर्ष हो जाता है, आपस में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। तो जाहिर सी बात है घर और आस पड़ोस के माहौल में ये सब चीजें शामिल हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका रोल है। अभी आपने एक सवाल हमसे किया था कि वर्ग विशेष के लोग खुल करके सामने क्यों नहीं आते? बिल्कुल आते हैं और आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग सामने आते हैं तो उनका उल्टा ही उनका दमन किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। पिछले 3 सालों से तो हम लगातार सड़कों पे उतर करके संघर्ष कर रहे हैं कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ, कट्टरपंथी सोच के खिलाफ। तो उसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। तो जो लोग अगर करना भी चाहते हैं कि हम बुराइयों के खिलाफ खड़े हों, नहीं, लेकिन कौसर साहब, ये तो प्रदर्शन या विरोध दर्ज कराने का तरीका भी बहुत अहम हो जाता है ना। मुझे लगता है ये बात तो आपके उस पर कह रहे हैं बुनियाद पर कि अगर कोई सामने आता है, इन चीजों पर रोक लगाने की कोशिश करता है, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तो अमूमन कम है। अब कोई विरोध प्रदर्शन करेगा या कोई अपनी बात रखेगा जिसका तरीका गलत हो जाएगा, तो उस पर तो एक्शन लेना पड़ेगा।
उस विरोध प्रदर्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो मैं भी उस विरोध प्रदर्शन की बात नहीं कर रही हूँ जहां पर आप जा रहे हैं। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। आपने कहा ना कि हाँ, अगर कोई समुदाय सामने आता है, कुछ कहता है, तो उस पर ही स्थानीय प्रशासन जो है वो अलग धाराएं लगा देता है, जो शिकंजा कसना शुरू कर देता है। तो ऐसे किस बुनियाद पर आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, बुनियाद की बात ये कह रहे हैं ना कि मैं खुद पीड़ित हूँ, खुद भुक्तभोगी हूँ, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने दावत इस्लामी के खिलाफ आवाज उठाई। आवाज उठाने के खिलाफ मैंने ऐसी आवाज नहीं उठाई, मैंने प्रार्थना पत्र दिए। हमने कहीं जाकर के आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किए। प्रार्थना पत्र देने के बाद, चूंकि जिनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर के झूठे मुकदमे लगाए, और ऐसे मुकदमे लगाए कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, कि छेड़छाड़ के मुकदमे लगा दिए गए। अच्छा। और गाली गलौज के मुकदमे लगा दिए गए। अभी पीएफआई के खिलाफ हमने आवाज उठाई तो पीएफआई के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, सर कलम करने की धमकी दी। तो वो धमकी की हमने शिकायत करी तो पुलिस ने 107-16 की कार्रवाई का मुकदमा लगा दिया। तो ये इस तरीके का मतलब तो यही है ना कि आप इनके खिलाफ आवाज मत उठाइए। उसका कारण ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो ऐसे मदरसों का संचालन करते हैं, जो ऐसी विचारधारा के पोषक हैं, वो लोग तो पुलिस के टेबल पर बैठ करके चाय पीते हैं, उनकी शांति समितियों के सदस्य बने हुए हैं। अभी जो कानपुर में पीएफआई वाले मामले से और सारे मामले सामने आए, तो उसमें जितने भी लोग सामने आए तो वो पुलिस के बड़े नजदीकी लोग थे। तो जो लोग पुलिस के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाया करते थे, चाय पानी नाश्ता किया करते थे, वही इन सब विचारधाराओं को बढ़ा रहे हैं। तो शासन प्रशासन को सबसे पहले चिन्हित करना चाहिए कि इस विचारधारा पर चलने वाले कौन लोग हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं, और किसका हमको सहयोग लेना चाहिए और किसके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो शासन प्रशासन को खुद तय करना चाहिए। ठीक है, यानी शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी में प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, या बहुत जगहों पर ओम का उच्चारण ना किया जाए, इस तरह की बात सामने आई। बहुत सारी जगहों पर हाथ जोड़कर प्रार्थना ना किए जाने की तस्वीरें सामने आई। हमने दिखाया अपने दर्शकों को। ये सारी चीजें हैं जो आप पर सवालों की बौछार कर देती हैं और ज्यादा सवाल आप पर उठा देती हैं। तो इन चीजों पर रोक लगाने के लिए क्या होना चाहिए? कौसर साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप अवगत होंगे मुझे लगता है इन सारी खबरों से। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें साधारण तरीके से नहीं हो गई, या मतलब ये अपने आप नहीं हो गई। एक बहुत बड़ा ग्लोबल एजेंडा चल रहा है हमारे देश के खिलाफ, जिससे सभी परिचित हैं, और उस पर चर्चा करना अभी इतना आवश्यक नहीं है। आवश्यक इस बात की है कि चाहे हिजाब का मुद्दा हो, और चाहे वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का निर्णय आने वाले के बाद का मुद्दा हो, चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे रहे हों, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस सारे मुद्दों को हवा दी गई। और चूंकि किसी भी मामले को अगर रिलीजियस टच उसमें अगर दे दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो मुद्दा अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ। ड्रेस कोड की बात है कि देखिए, हर अपने संस्थान का, हर एक प्रतिष्ठान का अपना एक ड्रेस कोड होता है, वो उसी अनुसार से अनुपालन करता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड ये है कि उसमें कोई भी छात्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, वो शेरवानी पहनते हैं। उनका अपना ड्रेस कोड है। तो आपको जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ड्रेस कोड में कोई आपत्ति नहीं है, तो किसी दूसरे विद्यालय में अगर कोई ड्रेस कोड हो गया है तो उसको आपत्ति, तो वो आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी, उसके तहत ये किया था। और इन सब चीजों को, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का बहुत जबरदस्त अभाव है, और जो लोग शिक्षित है भी, वो भी कहीं ना कहीं, एक सवाल मैं जरूर उठाऊंगा इस बात का कि मदरसों पे तो बात चल रही है कि मदरसों से आतंकी पकड़े गए, बिल्कुल ठीक बात है। केरल में जो आतंकी पकड़े गए थे वो तो एमबीए किए हुए थे, और मतलब जो है टेक्निकल और बड़ी हाईटेक एजुकेशन लिए हुए थे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मदरसे की एजुकेशन लिए है या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो मानसिकता है, जो भारत विरोधी मानसिकता उसके अंदर तैयार कर दी गई है, जो भारत विरोधी उसके अंदर वायरस घुसेड़ दिया गया है, उस वायरस को हम सबको, सारे देशवासियों को मिलजुल करके, सर से सर जोड़ करके, इसके बारे में चिंता करके उस समस्या का समाधान करना बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन ज्यादातर मामले इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि चाहे देवबंद हो, सहारनपुर हो, इन जगहों पर हमेशा जब भी इस तरह की चीजें होती, क्यों आखिर नजर ज्यादा बनाकर रखनी पड़ती है? क्यों देवबंद पहले ही एटीएस और एनआईए की नजर में हमेशा बना रहता है? भाई पीएफआई को लेकर पहले ही देश में जानते हैं किस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो ऐसे में अपने बच्चों को वहां से बचाकर क्यों नहीं रख रहे हैं? कौसर साहब, आप कुछ कहेंगे इस पर?
देखिए, ये तो किस तरीके का आपका प्रश्न है कि एनआईए या एटीएस की निगाह इन इदारों पर रहती है, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए इन पर निगाह रहती है। हाँ। तो जब हमको इतना पता है कि इनके अंदर इतनी कमियां हैं, इन पर निगाह रहती है, तो क्यों नहीं इस पर कोई ठोस कार्रवाई, ठोस एक अमल पहले से तैयार किया गया? नहीं, अमल सरकार की ओर से तो है कौसर साहब, सरकार की ओर से तो तैयारी है। अगर नजर रखने की बात है तो ये भी एक तरीके से काम ही है। बशर्ते सवाल यहाँ पर ये ना, अभी जैसा कि सृष्टि जी कह रही थी कि समस्या तो है ही, समस्या के अगर हम सॉल्यूशन पर बात कर लें कि हमें नजर रखनी ही ना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए आने वाले वक्त में चीजें ठीक हो जाएं, तो हम उस पर बात कर रहे हैं ना। मैं उसी टॉपिक पर मैं आ रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। मसला ये है ना कि ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस परिवेश में भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चीजों में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो अब जो देखिए, जो व्यक्ति गलत हो गया तो उसको तो दूसरा ही सुधारेगा जाकर के ना। वो एक परिवार अगर गलत है तो उसको दूसरा परिवार ही समझाएगा जाकर के। तो उस दूसरे परिवार को समझाने के लिए एक ऐसा उपाय होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए। समस्या क्या है कि जो ऐसे तत्व हैं जो विनाश में लगे हुए हैं, वो दिल से विनाश में लगे हुए हैं, और जिनको इस विनाश को रोकना है वो प्रोफेशनल हो गए हैं। तो हमको तो सबसे पहले इस चीज को देखना है कि जिनको सकारात्मक कार्य करना है वो सकारात्मक कार्य करें, प्रोफेशनली तरीके से न करें। तो हमारे सबसे पहले तो हमको अपना खुद का सुधार करना चाहिए कि हम किसी भी चीज को, अगर हम वतन से मोहब्बत करें, इंसानियत से मोहब्बत करें, तो सिर्फ इसलिए ना करें कि कोई टीवी चैनल हमें दिखा देगा या कोई अखबार हमें छाप देगा या हमको उसका कोई पुरस्कार मिल जाएगा। परोपकार की जो भावना हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में जुड़ी हुई थी, हमको उस चीज को दोबारा जागृत करना पड़ेगा, लेकिन दिल से जागृत करना पड़ेगा। और जब हम दिल से उन सारी बातों को लेकर के आ जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वरना रोज हम लोग बैठ करके इसकी चर्चा करते रहेंगे, कभी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद यही है, हमारा मकसद यही है कि इस तरह की घटनाएं न सामने आए, क्योंकि बच्चों को अगर बरगलाया जा रहा है, उन्हें बहकाया जा रहा है, उनको लाल